यस। हाँ, सो आज हम देखेंगे मल्टीपल सॉल्यूशन। तो उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम वो मेरा फ्रेंड वेट कर रहा है और शायद को होस्ट का ना मेरे पास आया नहीं है परमिशन अभी तक। अच्छा, एक मिनट। देखो अभी आया क्या? यस मैम आ गया। हम्म। हाँ, तो मल्टीपल सॉल्यूशन में मैंने उस दिन भी बताया था कि यदि आप कोई क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हो, ठीक है, जैसे हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ था मैक्स जेड इक्वल टू 6x1 प्लस 4x2, कंस्टेंट आपके दिए हैं 2x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 30, 3x1 plus 2x2 is less than equal to 24, x1 plus x2 is greater than equal to 3 और xi जो आपका है वो ग्रेटर देन 0 है, i की वैल्यू है 1 एंड 2। ठीक है, तो दो वेरिएबल हैं तो हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने उसको सॉल्व करने के लिए हमने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख लिया है उसको इस फॉर्म में कि आपका जो भी होता है ये इस साइड में b की वैल्यू है उससे आप होल इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा, जैसे x1/15 x2/10 और ये आपका हो गया 1। ठीक है, वैसे ही इस इक्वेशन को आप 24 से डिवाइड करते हो सेकेंड वाले इक्वेशन को, तब आपका x1/8 x2/12 और इक्वल टू 1 ये आ जाता है। थर्ड वाले इक्वेशन को आप 3 से डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को, तो x1/3 x2/3 और ये आपका आ गया 1। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिल जाएंगे। अब क्या करते हैं, आपको इसको प्लॉट करना है। तो जो भी डिनोमिनेटर में जो भी डिजिट रहेगा वही आपका पॉइंट होगा। ठीक है, तो जैसे x1 एक्सिस पे 15 है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे पॉइंट बना लो। आप स्केल का यूज़ करना, नहीं तो आपका कई बार आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यदि आप रैंडम अंदाज से आप यदि यूज़ करते हो ना तो आंसर आपके मिस्टेक के भी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप 15 और ये 0 हो गया, दूसरा क्या है 10 एंड हाँ 0 0 एंड 10, तो ये आपका हो गया 0 एंड 10, तो ये आपका पहला वाला लाइन मिल गया। ठीक है, पहले वाले लाइन ये हो गया। दूसरा लाइन क्या हो गया 8 और 12। ठीक है, तो इधर आप यहाँ पे 8 ले लेते हो, यहाँ पे आपका x2 में 12 ले लेते हो, तो ये आपका सेकेंड लाइन आ गया। वैसे ही ये आपका 3 वाला ये आपका थर्ड लाइन आ गया। तो ये आपको फिजिबल रीजन मिल गया, जो ये हमारा शेडेड वाला ये पोर्शन है ना, ये हमारा फिजिबल रीजन मिल गया। तो इस फिजिबल रीजन में हम जानते हैं कि ग्राफिकल में क्या करते हैं, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं फिजिबल रीजन के, उस पॉइंट पे हम z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ए पॉइंट जो हमारा मिला था उसके कोऑर्डिनेट थे 0 एंड 10, तो यहाँ पे आपकी z की वैल्यू, जब ए की x1 की वैल्यू आप इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू 10 रखते हो, तब ये आपका आ जाएगा आंसर ये। ठीक है, ये z की वैल्यू होगी आपकी। तो ये आ गया पॉइंट ए के लिए 14, पॉइंट बी के लिए आपका वैसे ही 48 आ गया। पॉइंट बी कैसे कर निकालोगे, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आपको पता है, ये वाला इक्वेशन कौन सा, इक्वेशन 2 था, सॉरी 1 था, और ये वाला इक्वेशन 2 था। ठीक है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 के इंटरसेक्शन से आपका पॉइंट बी मिला है। तो जब आप ये टू इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व करोगे तो आपको x1 एंड x2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, और जब ये वैल्यूज आप जेड में रखेंगे आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो आपको मिल जाता है 48। ठीक है, सिमिलरली जो आपका सी पॉइंट है वो आप देख रहे हो कि 8 एंड 0 है, वहाँ पे आप जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपका आ गया 48। ठीक है, डी का भी हमने फाइंड आउट कर लिया, वैसे ही ई पॉइंट पे भी कर लिया। तो आपको सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट, सारे एक्सट्रीम पॉइंट पे जेड की वैल्यू आपको पता चल गई। ठीक है,
तो जब देखो कि दो डिफरेंट एक्स एंड वाई की वैल्यू, ये देखो यहाँ पे x1 की वैल्यू है 2.4 एंड 8.4, यहाँ पे x1 की वैल्यू है 8 एंड x2 की वैल्यू है 0। तो दो डिफरेंट x एंड x1 एंड x2 की वैल्यू के लिए सेम z की यदि वैल्यू आए, ठीक है, सेम z की वैल्यू आए, तो ये सॉल्यूशन होता है आपका मल्टीपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ग्राफिकल में मल्टीपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि क्या होगा कि आपके दो z की वैल्यू जिसमें कि आपके कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट वैल्यू आपकी डिफरेंट है, फिर भी आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही हो, तब ये आपका हो जाता है मल्टीपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो z भी आपका 48 है एंड zc भी आपका 48 है, सो द सॉल्यूशन इज द मल्टीपल सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? चलो, आप कुछ बोलते नहीं हो, पर मैं सोच रही हूँ कि आपको समझ आ गया, इसलिए आप कुछ नहीं बोल रहे हो, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया ये प्रॉब्लम जब आप ग्राफिकल से सॉल्व किए। तो अब सेम प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। देखो हाँ, इसमें एक चीज़ याद रखना अभी, ये जो हमारे दो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या था 2.4 और 8.4 है ना, और ये क्या है 8 और 0, इन दोनों के लिए z की वैल्यू आपकी सेम आई हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेम इसी प्रॉब्लम को हम सिंप्लेक्स से सॉल्व करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि यदि मल्टीपल सॉल्यूशन हो तब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सॉल्यूशन हमारा मल्टीपल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो कल ही आपने सीखा है कि ये क्या है, इसमें दोनों तीनों तरह के साइन यूज हुए हैं, लेस देन का भी साइन यूज हुआ था, इक्वल और ग्रेटर देन का भी हुआ था। तो इसलिए ये प्रॉब्लम जो सॉल्व होगा ये क्या होगा, बीगैम मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है। ये आप प्रॉब्लम बीगैम मेथड से सॉल्व होगा। तो बीगैम मेथड कह दो या फिर मॉडिफाइड सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है, इससे आपका सॉल्व होगा। तो ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, 2x1 प्लस 3x2 प्लस s1, क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन था, जहाँ s1 ऐड किए जीरो कोफिशिएंट के साथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड कर दिए। सिमिलरली दूसरे वाले क्वेश्चन में भी आपका s2 ही यूज होगा, क्योंकि आपका लेस देन इक्वल टू का साइन था, अगेन इसको जीरो कोफिशिएंट के साथ आपने यहाँ पे ऐड कर लिया। थर्ड वाला जो क्वेश्चन था उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था, इसलिए सरप्लस वेरिएबल यूज हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि नेगेटिव स्लैक वेरिएबल यूज हुआ है। तो जब भी हम नेगेटिव यूज करते हैं तो क्योंकि ये हमारे एक्स वाले कंस्टेंट जो होता है ना, एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले कंस्टेंट को सेटिस्फाइड नहीं करता था बेसिक, यदि जीरो लेने नॉन बेसिक जीरो लेने से, इस कारण से हम यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाता है, x1 प्लस x2 माइनस s3 प्लस a1 इक्वल टू 3। और स्लैक एंड सरप्लस को अगेन हम जीरो कोफिशिएंट के साथ ऐड करते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का था, इसलिए a को हम माइनस m कोफिशिएंट के साथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखो इंडिकेशन ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो इंडिकेशन ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन सिंप्लेक्स के केस में या फिर बिगेम के केस में ये होता है कि यदि अभी आपका नॉन बेसिक वेरिएबल, जो भी नॉन बेसिक वेरिएबल मतलब कि इधर जो हम बेसिक वाला लाइन लिखे रहते थे ना, एक बेसिक करके एक लाइन लिखते थे, ये बेसिक वाला जो लाइन होता है उसके नीचे जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं ये यहाँ पे ना हो, ठीक है। मतलब ये वेरिएबल सिर्फ इस जगह पे हो, ये हो गया आपका नॉन बेसिक वेरिएबल, जो यहाँ पे नहीं आ रहा है वो, उनमें जो एंट्री है वो ज़ीरो हो जाए, मतलब उनका जो यहाँ पे आप डेल्टा जे कैलकुलेट करते हो, डेल्टा जे कैलकुलेट करते हो, यदि वो 0 0 आ जाए, ठीक है, तब आपका सॉल्यूशन होगा मल्टीपल सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे वर्ड्स में बताती हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो, बट हम एग्जाम्पल जब देखेंगे तो हमको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अगेन आप क्या करोगे, सिंप्लेक्स टेबल बना लोगे। पहले सिंप्लेक्स टेबल मैंने बताया था क्या करना है आपको, ये एक आप लाइन खींच लो सबसे पहले इस तरह से, एक इधर ऐसे बॉक्स बना लो और आप उसमें लिखते जाओ। सबसे ऊपर वाला टॉप आपका जो रो होता है वो क्या होता है, सीजे होता है। सीजे में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट होते हैं वेरिएबल्स के, हम वो डायरेक्टली लिखते चले जाते हैं। तो 6x1 प्लस 4x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3
माइनस एम, ये हो गया। ठीक है, बेसिस होता है, इसके बाजू में आप सारे वेरिएबल x1 x2 x3 ये लिखते चले जाते हो इस वाले रो में। ठीक है, लास्ट में आपका हो गया बी, ये हो गया आपका थीटा। ठीक है, यहाँ पे सी बी बेसिक में जो भी वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये लिखते हैं। तो हमने क्या देखा था कि जितने हमारे पास कंस्टेंट नंबर ऑफ कंस्टेंट इक्वेशन रहते हैं m, उतने ही हमारे पास बेसिक रहते हैं। तो हमने देखा था कि जो भी हमने स्लैक या सरप्लस वेरिएबल स्लैक वेरिएबल यूज़ करते हैं वो हमारा बेसिक में आता है, और जहाँ पे सरप्लस यूज हुआ होता है वहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल आपका बेसिक में आता है। तो ये आपके पास तीन वेरिएबल आ गए। पहले वाले इक्वेशन में आपने स्लैक वेरिएबल यूज किया था तो s1, दूसरा s2 और तीसरा इक्वेशन से आपका a1, ये तीन आपके बेसिक बन गए। ठीक है, तो ये तीन की कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या थे, 0 0 और माइनस एम थे, तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया। ये सिंपल आपने मैट्रिक्स जो आपके इक्वेशंस में दिया हुआ था उसके कोफिशिएंट को आपने लिख के ये आपने मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, तो ये आपने मैट्रिक्स बना लिया। तो आपके क्या इक्वेशन क्या था, 2x1 + 3x2 प्लस s1 = 30। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन क्या था, 3x1 2x2 प्लस s2 आपने ऐड किया था और = 24। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। रेस्ट वाले एलिमेंट आपके है ही नहीं इक्वेशन में, तो वो जीरो हो जाएंगे उसके कोफिशिएंट। थर्ड वाला x1 + x2, s1 उसमें था नहीं इसलिए 0, s2 था नहीं इसलिए 0, माइनस s1। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे सरप्लस वेरिएबल यूज़ किया था या फिर नेगेटिव स्लैक वेरिएबल यूज़ किया था, इसलिए -1 प्लस a1 का कोफिशिएंट आपका हो गया 1। ठीक है, = 3। इस तरह से आप सिंप्लेक्स टेबल बना लोगे। देन आप क्या करते हो, डेल्टा जे कैलकुलेट करते हो। डेल्टा जे क्या होता है, सी जे माइनस जेड जे। ठीक है, सी जे माइनस जेड जे होता है। और जेड जे क्या होता है आपका, अब जेड जे आपका होता है क्या होता है, सी बी इंटू ए आई जे होता है। ठीक है, ए आई जे मतलब ये कोफिशिएंट जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो पहला क्या हो जाएगा, 0 × 2 प्लस 0 × 3 प्लस -m × 1। तो क्या आ जाएगा, जेड की वैल्यू क्या आ गई, -mi पहले वाले में। ठीक है, पहले कॉलम में जेड की वैल्यू -mi, तो -mi, तब उसको क्या करोगे, 6 से जब 6 -m होगा तो क्या होगा, 6 -m यानी कि 6 + m आ जाएगा ये आपका। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली जब इसको फाइंड आउट करोगे तो 4 + m आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो 0 आ गया, 0 आ गया, ये -m आ गया, ये 0 आ गया। तो प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है तो हमको कैसी वैल्यू चूज करनी है, ये 0 और ये m नेगेटिव वाला तो यूज नहीं करना है। अब हमारे पास ये दो है तो 4 + m और 6 + m है, तो ये हमारा सबसे मैक्सिमम पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे m के साथ आप 4 ऐड कर रहे हो, यहाँ पे 6, तो ये 6 वाला सबसे बड़ा होगा। तो ये आपका बन गया इनकमिंग वेरिएबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा सॉल्यूशन मल्टीपल सॉल्यूशन है क्या। तो ये S1 S2 और A1, ठीक है, ये तीनों के अलावा यदि किसी S1 S2 और A1 यही तीनों के Z खाली 0 हैं, बाकी किसी के नहीं आए हैं, तो यहाँ पे अभी ये सॉल्यूशन मल्टीपल सॉल्यूशन इंडिकेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम आगे सॉल्व कर देते हैं। अब आगे सॉल्व किए तो ये आपका बन गया, ये वाला आपका कॉलम बन गया की कॉलम। तो अब आपको की रो फाइंड आउट करना है, तो की रो के लिए आप क्या करोगे, थीटा फाइंड आउट करोगे। थीटा क्या होता है, बी डिवाइड बाई ए आई जे ऑफ की कॉलम होता है ना, हमने कल देखा था ए आई जे ऑफ की कॉलम होता है। ठीक है, के सी, तो ये है, ये आप चेक करोगे तो क्या होगा, 30 डिवाइड बाई दिस 2 है ना, तो ये आ गया 15। सेकेंड वाला क्या है, 24 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया आपका 10। थर्ड है 3 डिवाइड बाई 1, तो ये आ गया आपका 3। अब इसमें से क्या होता है, की रो के लिए हम मोस्ट नेगेटिव वैल्यू मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मिनिमम पॉजिटिव हमारा ये है 3, तो ये आपका बन गया की रो है ना, ये आपका बन गया की रो।
ठीक है। और ये दोनों का जो इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट है ये आपका बन गया की एलिमेंट। अगेन यहाँ पे आपका की एलिमेंट आपको बनाना होता है 1, तो ये 1 बना हुआ है, तो इस वजह से आप क्या करोगे, इस वजह से आप इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में यहाँ सबसे पहले ये क्या करोगे, x1 को यहाँ पे रिप्लेस करोगे। जब नेक्स्ट वाला बनेगा आपका यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे x1 को आपने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, और उसके कोफिशिएंट आपने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो 6 लिख दिया है। बाकी ये दोनों आपका एज इट इज़ नोट हो जाएगा, एज इट इज़ आप यहाँ पे नोट कर लोगे। और तो फिर नेक्स्ट क्या है, आपको इसको बनाना होता है 1, ये ऑलरेडी बन दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, इस कारण से आप इसको एज इट इज़ नोट कर लोगे जैसा भी ऊपर वाले टेबल में दिया है वो, ठीक है। नेक्स्ट आपका टारगेट क्या होता है, की कॉलम के जो रेस्ट एलिमेंट है, की एलिमेंट को छोड़ के जो भी अलग अदर एलिमेंट है उनको आपको बनाना है 0। तो ये दोनों को 0 बनाने के लिए आप ऑपरेशन यूज़ करोगे। तो अब आप ऑपरेशन लगा लो जो भी है। जैसे आप R1 के लिए क्या ऑपरेशन लगाओगे, R1 2 है और ये हमारे पास 1 है, तो क्या करोगे, R1 माइनस 2 इंटू R3, ठीक है। तो ये ऑपरेशन लगाओगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली आप सेकेंड वाले के लिए जब आप सॉल्व करोगे, जब इस 3 को बनाना है आपको 0, तब आप क्या ऑपरेशन लगाओगे, R2 माइनस 3 इंटू R3, ठीक है। तो ये भी आपका 0 बन जाएगा। तो ऐसा ऑपरेशन लगाओगे तो आपके ये सारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर देखो, अब फिर अगेन क्या करोगे, आप डेल्टा जे कैलकुलेट करोगे। तो डेल्टा जे इस बार कैलकुलेट किए तो अब क्या हुआ, ये 0 आ गया, ये आपका नेगेटिव आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया और ये आपका पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आया तो अब आप क्या करोगे, आप इसको सेलेक्ट कर लोगे एज अ इनकमिंग वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होगे कि मैंने कहा था कि फाइनल सॉल्यूशन में हमको आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं चाहिए, तो एक बार यदि वो लीव करता है हमारे सॉल्यूशन को तो हम उसको फिर से दोबारा एंट्री नहीं देंगे, इसलिए मैंने इसको डैश कर दिया है ताकि मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन करना ना पड़े, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल है, S1, S2 और X1। और यहाँ पे चेक करो, इसकी वैल्यू 0 है, X1 की, ये 0 है और ये 0, सिर्फ 3 वैल्यू 0 है और वो तीनों इस बेसिक में हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी हमारा सॉल्यूशन क्या है, अभी मल्टीपल सॉल्यूशन का इंडिकेशन नहीं शो कर रहा है। देन आप क्या करोगे, आप फिर से आप नेक्स्ट सॉल्व करोगे। अब क्या बन गया, ये आपका हो गया S3 आपका बन गया इनकमिंग वेरिएबल, ठीक है। अब आपको लीविंग सेलेक्ट करना है, ये आपका बन गया है की कॉलम, तो आप लीविंग चूज करोगे। लीविंग के लिए क्या होता है, बी डिवाइड बाई ये की कॉलम आपका, तो क्या हो गया 24 डिवाइड बाई 2 तो आपका 12 आ गया, 15 डिवाइड बाई 3 तो आपका ये 5 आ गया। और मैंने कल आपको बताया था कि जब आपके की कॉलम में माइनस है, कोई नेगेटिव टर्म है या फिर 0 है, तो उस कंडीशन में आप इसको कैलकुलेट नहीं करोगे, क्योंकि यदि माइनस है तो वो नेगेटिव आ जाएगा, हमको नेगेटिव तो सेलेक्ट करना नहीं है। और यदि वहाँ पे 0 है तो वहाँ ये हमारा इन्फिनिटी हो जाता है, जो कि नहीं चूज़ करना है। इस कारण से ये दो कंडीशन को हम नहीं कैलकुलेट करेंगे उसके लिए थीटा, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, 12 एंड 5, जिसमें 5 मिनिमम है, इसलिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ये 3 बन गया आपका की एलिमेंट, ठीक है। अब 3 जब की एलिमेंट बन गया तो नेक्स्ट वाले में आप क्या करोगे, ये तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये आपका सॉरी ये अगेन S3 होगा ना, ये S3 होगा और ये S2 जो था उसको S3 रिप्लेस कर देगा, ये वाला है ना, ये वाला यहाँ पे रिप्लेस करेगा इसको, तो ये S3 हो जाएगा और ये आपका 6x1 सेम रहेगा। तो आप फिर क्या करोगे, इस 3 को ठीक, हाँ, इस 3 को बनाया आपने 1 और ये बाकी जो 2 और -1 था आपने उसको बनाया 0, ठीक है। तो इसके लिए अगेन आप रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे, ठीक है। इसके लिए अगेन आप रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो क्या पहला वाला क्या होगा, इसके लिए S2 के लिए क्या होगा, ये वाले के लिए यहाँ पे 3 था, इसको बनाना था 1, तो आप क्या करोगे, सिंपल R2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये आप पहला ऑपरेशन लगाओगे।
दूसरा क्या है, अब यहाँ पे 1 आ गया है ना, और दूसरा क्या है, यहाँ पे आपके पास 2 है, तो आप नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगाओगे, R1 माइनस 2 टाइम्स R2 इंटू न्यू वाला करोगे, ठीक है। न्यू मैं इसलिए कर रही हूँ कि यदि आप ओल्ड वाला लोगे, पिछले टेबल का लोगे, तो पिछले टेबल में आपका क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3 है तो आपको इंटू भी समथिंग कुछ इंटू करना पड़ेगा, कुछ डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने न्यू वाले को लिया है, ये न्यू टेबल में जो R2 की वैल्यू आई है वो। अब थर्ड क्या है, यहाँ -1 है और ये यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, R3 प्लस आपका ये जो R2 है, R2 आपका अगेन न्यू, ये ऐड करोगे तो आपका ये थर्ड वाला भी आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप ऑपरेशन लगा के आप न्यू वाला अपना जो ये टेबल है, ये वाला टेबल जो बनेगा वो आप बना सकते हो। तो आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से आ गई, 0, 5/3, 1, 2, -2/3, 0, 14 समथिंग, ये इस तरह से आपका टेबल आ गया। अगेन आप डेल्टा जे कैलकुलेट किए, तो डेल्टा जे कैलकुलेट किए तो क्या हुआ, यहाँ x1 आपका 0 हो गया, ये x2 भी 0 आया, ये यहाँ पे s1 भी 0 आया, ये नेगेटिव आया और ये 0 आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जगह जब आप देख रहे होगे तो आप समझ सकते हो कि ऑप्टिमल कंडीशन शायद हम पहुंच चुके हैं ऑप्टिमल कंडीशन में। क्यों, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, नो लॉस नो प्रॉफिट, क्योंकि ऑल जीरो गिव्स द नो लॉस नो प्रॉफिट कंडीशन, एंड ये जो नेगेटिव है ये हम लोग को देता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज कर दे रहा है, और हमारा ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन नहीं है, मैक्सिमाइजेशन है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्टिमल कंडीशन रीच हो चुका है। तो इसके रिस्पेक्ट में आपकी z की वैल्यू निकालो, 0, ये कोफिशिएंट इनटू दिस, मतलब s1 की वैल्यू 8.4 है, s2 की वैल्यू आपकी डैश है, x1 की वैल्यू 12 है। तो जब ये वैल्यू आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखोगे, सॉरी, हाँ, ये मैं b की वैल्यू ले रही हूँ, हाँ ये है, x1 की वैल्यू आपकी ये 8 है, s2 की वैल्यू 5 है और s1 की वैल्यू 14 है, ठीक है। और ये वैल्यू जब आप रखोगे तो 8 इंटू 6, क्योंकि बाकी ये दोनों के कोफिशिएंट तो 0 है, इसलिए 8 इंटू 6 मतलब 48 आया, ठीक है। बट तो ये 48 हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है। और याद है जब यही प्रॉब्लम हमने उससे सॉल्व किया था, क्या बोलते हैं उसको, ग्राफिकल से, तो वहाँ पे भी हमारी z की वैल्यू क्या आई थी, 48 आई थी, ठीक है। और हमारे एक कोऑर्डिनेट था x1 का वैल्यू 8 और x2 के वैल्यू 0, जो C पॉइंट था, आपको याद होगा तो C पॉइंट क्या था मेरा, 8 एंड कॉमा 0, यही था। तो ये मतलब ग्राफिकल और सिंप्लेक्स से देखो सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो, या मल्टीपल सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। मल्टीपल सॉल्यूशन में बेसिक में क्या है, s1 s2 और x1 तीन वेरिएबल है। तो देखते हैं, x1 में भी 0 आया, ठीक है, s1 में भी 0 आया और s2 में भी 0 आया, डेल्टा जी की वैल्यू। बट आप यहाँ पे शायद ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे ये x2, ठीक है, यहाँ पे ये x2 जो कि ऑब्जेक्ट बेसिक में नहीं है आपके, देखो ये x2 की वैल्यू है डेल्टा जे 0 और x2 कहीं पे भी यहाँ पे नहीं है आपका, और इसकी वैल्यू आपकी 0 आ गई है। तो यही इंडिकेशन है आपका मल्टीपल सॉल्यूशन का। मतलब कि ये हुआ कि आपके इन बेसिक, इन यहाँ पे जो भी बेसिक वेरिएबल में जितने भी एलिमेंट हैं उनको छोड़ के यदि कोई भी एलिमेंट है जिसका डेल्टा जे 0 आ जा रहा है, तो वो इंडिकेशन होता है कि वो सॉल्यूशन मल्टीपल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब हमको इसके कारण से पता चलता है कि ये मल्टीपल सॉल्यूशन है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसी को हम नेक्स्ट टाइम सेलेक्ट करते हैं, ये आपकी वैल्यू, ये आपका हो गया मल्टीपल सॉल्यूशन के लिए। तो इस बार हम इसको 0 है फिर भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं एज अ इनकमिंग वेरिएबल, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में आप थीटा निकालोगे तो आपका ये आया, ये नेगेटिव है इसलिए आप डैश कर दिए, और ये आपका एक आया। तो इन दोनों में से मिनिमम ये वाला हुआ, तो आप इसको सेलेक्ट करते हो और ये आपका बन जाता है कि ये एलिमेंट। तो आप आगे सॉल्व करोगे जब भी इसको, तो इसको बनाओगे 1, रेस्ट एलिमेंट को बनाओगे आपको 0, और इस बार आप कैलकुलेट करोगे तो देखो ये आपका सारा वैल्यू है, देखो 0 आया,
ठीक है, और नेगेटिव आया मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो अभी देखो x1 है ये 0 ठीक है, x2 है ये भी 0 ठीक है, s1 है ये भी 0 ठीक है। अब देखो ये फिर अगेन s3 है तो ये भी 0 आया, तो अगेन यहाँ पे शो कर रहा है कि ये मल्टीपल सॉल्यूशन हम रीच कर चुके हैं, ठीक है। बट इससे आगे हम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा ऑप्टिमल कंडीशन आ चुका है, हम तो सिर्फ देखने के लिए सॉल्व कर रहे थे कि हमारा सेम आता है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी आपका सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है। तो ये हुआ है आपका हाँ, ये आपका हो गया फाइनल सॉल्यूशन जो कि आपको शो कर रहा है कि ये आप हाँ, ये आपका 10 मिनट में आपका ये मीटिंग ख़त्म हो जाएगा और 10 मिनट में हमारे ये वाला प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा मल्टीपल सॉल्यूशन का। फिर इसके बाद एक होमवर्क दिया हुआ है जो आपको करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको लिंक भेजूंगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए। मतलब अभी जस्ट तुरंत इसके बाद आप अपना व्हाट्सएप चेक करना, तो उसमें आपको दूसरा लिंक मिला रहेगा जिसमें हम नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये भी 48 है, ये भी 48 है, ठीक है। और आप देखो ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे x1 की वैल्यू 8 और x2 0, और यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे ये 42/5 और ये 12/5, तो ये वही वैल्यू मिलेगी जो आपको ग्राफिकल में मिली थी। मैं स्लाइड पीछे कर रही हूँ, ये 2.4 और 8.4 वाला, ठीक है। तो देखो कैसे होता है कि सिंप्लेक्स प्रॉब्लम है वो कैसे मूव करता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन यहाँ से 0 0, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट या ये वाला आया, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट, एक मिनट क्लियर करती हूँ। सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे सिंप्लेक्स 0 0, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आया वो ये पॉइंट आएगा, या तो फिर हमारा ये पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद हमारा ये पॉइंट आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हमारा ये वाला पॉइंट आएगा, फिर हमारा ये पॉइंट आएगा। इस तरह से ही आपका जैसे ग्राफिकल में आपका चलता है ना पॉइंट, नेक्स्ट जो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं ना, वैसे ही आपका क्या होगा सिंप्लेक्स में भी वैसी पॉइंट हमको मिलते जाते हैं। तो यही है कि आपका सिंप्लेक्स और ग्राफिकल देखो इसीलिए सेम सॉल्यूशन देगा और एक दूसरे से रिलेट होता रहता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा मल्टीपल सॉल्यूशन। और ये आपका होमवर्क है और इसका सॉल्यूशन भी मैंने बना रखा है, ये मैं आज आपको अपलोड कर, अच्छा सॉरी इसका सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं इसमें इमेज डालना भूल गई हूँ, बाकी आप सॉल्व करना, इसमें भी आपको मल्टीपल सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। हाँ सॉरी ये तो है सेम सॉल्यूशन, अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी इसको कहते हैं। ये आपका मल्टीपल सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन मैं बना रखी हूँ और आप चेक कर लेना। तो आज की क्लास, अब ये बताओ आज की क्लास में कोई डाउट?